दोस्तों, भारत सिलेक्शन विंग लखपड़ाबाग बाराबंकी के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन रामधारी गुप्ता, पत्रिका 2, प्रतिलेखन संख्या 28, स्पीड 80। स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। महोदय, कल प्रातः 10 बजे से सारा कामकाज तुर्की भाषा में ही होगा। ताज्जुब नहीं कि दूसरे दिन से सचमुच तुर्की देश की राजभाषा तुर्की हो गई। हाँ, याद रखने वाली बात यह है कि कमाल पाशा ने अपनी सरकार को केवल 24 घंटे का समय दिया था और सवेरा होते ही उसका आदेश कार्यालयों की मिशिलों पर प्रवाहित होने लगा था। लेकिन हमें तो पूरे 15 वर्ष का समय दिया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति ने जो शीला निर्देश भी दाग दिया था कि भारत संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा की वृद्धि, इसका प्रयोग, प्रसार व विकास करे, ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सब तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके। इतना ही नहीं, संविधान के अधीन हिंदी के प्रयोग के बारे में 27 मई 1952, 27 अप्रैल 1960 एवं 3 दिसंबर 1975 को क्रमशः राष्ट्रपति के 3 आदेश भी प्रसारित कर दिए गए। नियम के अनुसार 15 वर्ष बाद अर्थात 1965 में हिंदी को भारत की एकमात्र राजभाषा बन जाना चाहिए था। लेकिन हमारे वायदों, आदेशों, निर्देशों एवं सोच के उचित स्वर को अहिंदी भाषियों की आकांक्षाओं के उग्र ज्वर के नीचे तक दबा दिया। भाषा नीति के मामले में इस नाजुक स्थिति पर काबू पाने के लिए भारत के पास कमाल पाशा तो था नहीं। उल्लेखनीय है कि दूसरे महायुद्ध के पूर्व जब राजाजी के हाथों में मद्रास प्रदेश की बागडोर आई थी तो उन्होंने मद्रास की दोनों तत्कालीन व्यवस्थापिका सभाओं में हिंदी विरोध का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए हिंदी के राष्ट्रभाषा होने का प्रस्ताव पास करवाया था और कहा था कि सरकार की नीति इस संबंध में यही है कि हिंदी का, जो भारत के अधिकांश भागों में बोली जाती है, काम चलाऊ ज्ञान हो जाए, ताकि मद्रास प्रदेश के विद्यार्थी इस योग्य हो जाएं कि दक्षिण तथा उत्तर में सुविधापूर्वक विचार विनिमय कर सकें। प्रश्न है कि क्या तमिलनाडु या किसी अन्य अहिंदी भाषी राज्य ने एक राजाजी अथवा कमाल पाशा पैदा नहीं किया, जो गैर हिंदी राज्यों की विधानसभाओं में 1967 को संशोधित राजभाषा अधिनियम में सांकेतिक, चिर लंबित व चिर प्रतीक्षित प्रस्ताव को पास करवाकर उसे अंतिम स्वीकृति के लिए संसद के सभापटल पर प्रस्तुत कर सके। क्यों एक के बाद एक आने वाले प्रधानमंत्रियों एवं राष्ट्रपतियों की दृष्टि
इस गुत्थी को सुलझाने की ओर नहीं गई। भाषा नीति को द्विभाषिकता की पटरी पर चलाने के लिए तात्कालिकता को ध्यान में रखा गया, लेकिन आगे चलकर यह द्विभाषिकता कितनी उबाऊ एवं खर्चीली साबित होगी, इसका गणितीय आकलन नहीं किया गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से इस संदर्भ में कुछ आशाएं अवश्य अंकुरित हुई थी, पर वे भी वाहवाही के झोंके से तितर बितर हो गईं। ध्यातव्य है कि हमारी राजभाषा नीति शुरुआती दौर से ही लचर एवं ढुलमुल रही है। जहां एक ओर राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 और 7 के उपबंध जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते हैं,